सर ओके। तो ये श्योर है कि दोनों के बीच में एक बाउंड्री है, इसमें कोई फैन बट नहीं। देखो ध्यान देना प्लीज सर। अब इस बाउंड्री की दो पॉसिबिलिटीज है। दिस बाउंड्री कैन बी कंडक्टिंग, जिसको हिंदी में कहते हैं चालक। कंडक्टिंग, इससे कंडक्शन पॉसिबल है, वो चीज जा सकती है आ सकती है। एक वॉल्स होती है नॉन कंडक्टिंग, इसको हिंदी में तो चालक कह दो या अचालक कह सकते हो। ओके, एक कंडक्टिंग और एक नॉन कंडक्टिंग। जो कंडक्टिंग होती है ना, कंडक्टिंग, इसका एक नाम और भी होता है, डायथर्मिक वॉल। डायथर्मिक। और जो ये वाली वॉल होती है ऐसे कहते हैं एडियाबेटिक, इसको एडियाबेटिक कहते हैं। अब देखो और अच्छे से क्लियर करना दोनों में क्या फर्क है। जो वॉल कंडक्टिंग है उससे एनर्जी जा सकती है आ सकती है। एनर्जी जा सकती है आ सकती है। जैसे सिस्टम ने कुछ हीट सराउंडिंग को दे दी, सराउंडिंग से कुछ हीट ले ली, फिर क्लियर। वो तो होती है कंडक्टिंग, उसको डायथर्मिक कहते हैं। और एक में क्या होता है, इस वॉल से कुछ ना हीट जाएगी ना आएगी। जैसे अभी देखा इस रूम में इतनी गर्मी क्यों, ये जो मटेरियल लगा होगा, ये जो वॉल में मटेरियल लगा होगा इसके अंदर ये प्रॉब्लम है, इससे हीट जा सकती नहीं। ये रूम तभी चल पाएगा यहाँ पे कूलिंग सिस्टम हो, गर्मी इसलिए ज्यादा हो रही है क्योंकि हीट जा ही नहीं रही आने की। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो वो होती है नॉन कंडक्टिंग, इसको एडियाबेटिक कहते हैं। क्लियर हो गया। अभी कल हम थर्मस की बात कर रहे थे। थर्मस में ये वाली वॉल होती है, थर्मस में ये वाली वॉल। भाई थर्मस की क्वालिटी क्या है, जो चीज अंदर गर्म है वो गर्म रहती है, ठंडी वाली चीज ठंडी रहती है, क्योंकि थर्मस में ये वाली वॉल होती है, ना हीट जा सकती ना आ सकती। थर्मस की वॉल एडियाबेटिक होती है। और जो हमने कल बात की थी, मान लो हम सिंपल एक गिलास पानी ले लें, गर्म पानी रखते हैं इसके अंदर, अभी ठंडा हो जाएगा थोड़ी देर के बाद, क्योंकि जो ये मटेरियल यहाँ लगा हुआ है, जो उसकी बाउंड्री है वो कैसी है, कंडक्टिंग। वो कंडक्टिंग है। तो ये भी क्वेश्चन करने में एक हिंट होता है बहुत बड़ा, कि आप कैसे वॉल्स के थ्रू काम कर। ठीक है ना। तो ये बात डाउट था, मैंने डिस्कस कर दिया। आप बताओ क्या कह रहे थे, दिखाइए क्या। परिवेश किसे कहते हैं, परिवेश का नाम तो आपको याद है। एक मिनट देखो, इनके पास एक डाउट है। परिवेश क्या होता है, परिवेश। परिवेश को तो एनवायरमेंट कहते हैं, सराउंडिंग कहते हैं। भाई परिवेश का दूसरा नाम होता है सराउंडिंग। एक बार relax से। कल हमने सीखा था ना सिस्टम एंड सराउंडिंग, तो ये सराउंडिंग का दूसरा नाम है परिवेश। हिंदी में परिवेश कहते हैं ना, हम कैसे परिवेश में रहते हैं उसके हिसाब से हम बनते हैं, ये बात बोली जाती है। तो परिवेश का मतलब सराउंडिंग। अब किधर हो गया आप, और कोई चीज। चलिए आगे चलते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। बहुत तरीका है। देखो नेक्स्ट हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे काफी क्वेश्चंस कॉम्पिटिशन में आते हैं इससे। और जो इस बार आपकी नीट की प्रॉब्लम थी ना, वो यहीं से आई थी। दोनों का फेवरेट टॉपिक है आईआईटी का और नीट का। इसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम। हेडिंग का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम। एक सिस्टम है, उसके पास किस तरह की प्रॉपर्टीज होती है, स्टडी का। चलिए शुरू करते हैं। अब प्रॉपर्टीज दो तरह की होती है। देखो पहली बात तो प्रॉपर्टीज क्या है, आपको समझा। जैसे मान लीजिए मैंने एक सिस्टम ली, और सिस्टम है ना एक लिक्विड इन्वॉल्व है, लिक्विड द्रव सिस्टम है, लेकिन सिस्टम में एक लिक्विड आ गया। आपने सुना हर लिक्विड का एक बॉइलिंग पॉइंट होता है। यस सर। रखना। यस सर। हर लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट होता है। यस सर। है ना। हर लिक्विड की डेंसिटी होती है। ये जो वर्ड्स होते हैं ना, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, डेंसिटी, मास, टेम्परेचर। कभी आपने ऐसे वर्ड सुनेंगे मोलारिटी, इसको मोलरता बोलते हैं। यस सर। मोलारिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, फ्री एनर्जी, कंडक्टिविटी, ऐसे ना बहुत सारे टर्म्स हैं। इनको हम केमिस्ट्री में कहते हैं प्रॉपर्टीज। ये सिस्टम की प्रॉपर्टीज होती है, जिसे कहते हैं सिस्टम के गुण होते हैं ये। ठीक है। अब आज ना हम इनके बारे में पढ़ना है। ये प्रॉपर्टीज दो तरह की होती है। अब आज का हमारा मेन टॉपिक ये है कि प्रॉपर्टीज दो तरह की होती है। एक को हम कहते हैं एक्सटेंसिव, एक का नाम होता है एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव
और एक का नाम होता है इंटेंसिव। अब मुझे आपको आज यही सिखाना है एक्सटेंसिव और इंटेंसिव में क्या फर्क है। ओके, नोट कर लें आप लोग हेडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम। नोट करिए प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम। और प्रॉपर्टीज दो तरह की लिखिए, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव। देख लीजिए इस बात को, या टू टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव। प्रॉपर्टीज दो तरह की होती है, एक का नाम एक्सटेंसिव और एक का नाम इंटेंसिव। अब देखिए दोनों में डिफरेंस बनाएंगे। आपका नीट में क्वेश्चन जो इस बार आया वो यहीं से आया, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। चलिए शुरू करते हैं कि एक्सटेंसिव इंटेंसिव में क्या फर्क होता है। वो बताना चाहे आप में से किसी को पता, आप बताइए। एक्सटेंसिव नहीं करती, इंटेंसिव करती है। मास और वॉल्यूम पे डिपेंड। बैठ जाइए। तो जो इंटेंसिव होती है वो मास और मतलब ये जो होते हैं इन पे डिपेंड नहीं करती। फिर किस पे डिपेंड करती है? सर ये डिपेंड करती है मास वॉल्यूम पे। सर जो इन चीजों मतलब इन चीजों से बनी हुई है सर, जैसे मास और सर वॉल्यूम है सर, से डेंसिटी जैसे बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग वो पॉइंट कैसी वर्डी? सर वो उसमें एक्सटेंसिव आई पर आई है। चलो कोई बात नहीं, बैठ जाते हो। और किसी को आइडिया एक्सटेंसिव इंटेंसिव में कोई डिफरेंस? चलो मैं सिखा, कोई आसान तरीका सिखाता हूँ, आपको कंफ्यूजन ही नहीं होगा। ठीक है, अभी एक मिनट आ जाए, माफ करना। तो आपकी सुबह की क्लास किस टाइम होती है? दो क्लास चलती है एवरीडे की। उनका टाइमिंग क्या है? 3 से 4:30। टाइमिंग चेंज, हम्म, आपका टाइमिंग चेंज हो जाएगी सर, चेंज हो क्या जाएगी। चेंज करूँ? सन का चेंज कराने की टाइमिंग मतलब एप्लीकेशन देगी सर, क्या टाइम करना है? मॉर्निंग के टाइम करते हैं। ओके, देखिए सुनिएगा, इसके लिए एक बहुत आसान से ट्रिक है, किसी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कौन सी वर्ड है। इन वर्ड से ना हमें इंडिकेशन मिल जाता है, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट। देखो ये इसकी डेफिनेशन है, इसका मतलब जो मात्रा के ऊपर निर्भर ना करे। और एक्सटेंसिव वन है, डिपेंडेंट ऑफ अमाउंट, जो मात्रा के ऊपर निर्भर करती है। देखो मतलब समझ, नोट मत करिए। एक प्रॉपर्टी ऐसी होती है जो अमाउंट के बदलने से बदलती है। आपने सिस्टम ज्यादा कर दिया, प्रॉपर्टी कुछ और हो गई। सिस्टम कम कर दिया, प्रॉपर्टी कुछ और हो गई। वो होती है एक्सटेंसिव। जैसे कि मास, मास अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है। भाई मान लो मैंने इस पर लिक्विड लिया, अभी मैं इसको आधा कर दूं, मास भी आधा हो जाएगा। अभी लिक्विड डबल कर दूं, मास डबल हो जाएगा। मास 100% है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव। एक टर्म होती है एंथैल्पी, इस चैप्टर में सीखेंगे अगर आपको नहीं आता। ये एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम है, इसकी कुछ एंथैल्पी होगी, एंथैल्पी। एंथैल्पी भी अमाउंट के ऊपर डिपेंड करती है। आपने इस अमाउंट में चेंजेस कर दिए, एंथैल्पी बदल जाएगी। एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, ये सब सीखोगे इस चैप्टर में अगर आपको नहीं आता ना। फ्री एनर्जी, एंट्रोपी। देखो जितनी भी ये प्रॉपर्टीज हैं, सबकी सब अमाउंट के ऊपर डिपेंड करती है। आपने हल्का सा अमाउंट चेंज कर दिया, प्रॉपर्टी बदल गई। देख लो मास तो बेस्ट एग्जांपल है। देख लो मैं अगर लिक्विड को डबल कर दूं, अभी मैं इसको दुगना कर दूं, मास बदल जाए, है ना। एंथैल्पी भी मास के ऊपर डिपेंड करती है, इंटरनल एनर्जी मास पे डिपेंड करती है, फ्री एनर्जी, एंट्रोपी, ये सारे अमाउंट डिपेंडेंट है, अमाउंट डिपेंडेंट। अब बारी आती है इंटेंसिव, बॉइलिंग पॉइंट। आप में से किसी को पता है पानी का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कितना है? क्वथनांक कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। ये कितने पानी का? कितने भी पानी का? मैं पूछ रहा कितने पानी का, कितने भी पानी का। आप पानी की एक बूंद लीजिए, चाहे पूरी बाल्टी ले लीजिए, उसका बॉइलिंग पॉइंट एक ही है। उसका क्वथनांक एक ही है। बॉइलिंग पॉइंट कभी अमाउंट पे डिपेंड ही नहीं करता। फैक्ट, फ्रीजिंग पॉइंट,
पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 है। ये सर वही ना, चाहे पानी एक बूंद हो चाहे जितना मर्जी पानी हो, फ्रीजिंग पॉइंट एक ही। आप सोचिए, देखिए, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, डेंसिटी, टेम्परेचर, मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सारे के सारे जो होते हैं ना, ये सारी ऐसी प्रॉपर्टी है जो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती। आप अमाउंट ज्यादा लें या अमाउंट कम लें, रिजल्ट एक ही रहेगा। जैसे मैं कोई एग्जांपल देता हूँ, हमारे ब्लड की एक पीएच है, पीएच तो पता है ब्लड की अपनी पीएच होती है, नियर अबाउट ये 7 पॉइंट समथिंग है, 7.2, 7.4, ये ब्लड की पीएच है। आपसे किसी की बॉडी में से आप एक बूंद निकाल लो खून की, चाहे सारा खून निकाल लो, पीएच एक ही मिलेगी, 7.2। ये नहीं कि ज्यादा खून तो ज्यादा पीएच, ब्लड जितना मर्जी हो, पीएच एक ही रहेगी, 7.4। बोलो, किसी की शुगर टेस्ट करते हैं, शुगर, चाहे इतना सा ब्लड लें और चाहे इतना ब्लड लें, एक ही शुगर आएगी। आप सोचो, ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती, इनका रिजल्ट एक ही रहता है। जिनका रिजल्ट एक ही रहे उसे हम कहते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, देखो ये सब इंटेंसिव। इसको मैं कट कर रहा हूं, डेंसिटी भी इंटेंसिव, घनत्व इसे कहते हैं। पानी का घनत्व कितना है, 1 ग्राम/ml। कितने पानी का, जितना मर्जी पानी, जितना मर्जी पानी, क्योंकि इंटेंसिव प्रॉपर्टी है ना। टेम्परेचर एक ही रहेगा, टेम्परेचर एक ही रहेगा। फिर से कोई चीज अगर हम फिर से, जैसे मान लो हम चाय की बात करें, आपने टी ली, अब आप उसका टेम्परेचर निकाल के देखो, चाहे एक ड्रॉप से निकाल लो चाहे सारे से निकाल लो, टेम्परेचर एक ही मिलेगा। मतलब टेम्परेचर भी इंटेंसिव है। मोलारिटी, मोलरता, आपने लैब में एक सोल्यूशन बनाया 0.1 मोलारिटी का, अब चाहे वो उसकी एक बूंद ले लो, अच्छा पूरा का पूरा बीकर ले लो, एक ही मोलारिटी रहती है। तो मोलारिटी भी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। मोलालिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सारे के सारे इंटेंसिव है। ये सब इंटेंसिव है, ये कभी अमाउंट पे डिपेंड ही नहीं करते। आ रही बात कुछ समझ, मतलब दिमाग में फंडामेंटल सेट कर, जो अमाउंट पे डिपेंड करे एक्सटेंसिव, जो ना करे इंटेंसिव। कॉपी करो पहले इतना, मैं इसकी और डेप्थ सिखाता हूँ। कंपटीशन का फेवरेट टॉपिक है ये। हर साल आईआईटी में नीट में यहाँ से प्रॉब्लम मिलती है, और नीट में प्रॉब्लम इस बार आ भी चुकी है 2023, फिर से आने के पूरे पूरे चांसेस। इसलिए आपसे कहते थे आज बुक अनाउंस कर देंगे, कल से डाउट लेके आना आप लोग। चाहे मैं संडे वनडे में एक्स्ट्रा क्लास करनी पड़े, एक्स्ट्रा क्लास भी कर लिया करेंगे। देखो चैप्टर्स बहुत बड़े बड़े हैं, बड़े चैप्टर्स को करने में बहुत टाइम लगता है, और आपको घर से पहले प्रॉब्लम लेकर आनी है, सब डाउट लेके आया करें। डाउट जितने मर्जी डिस्कस करें, और डाउट डिस्कस करने से ही सब्जेक्ट आएगा। नोट्स बनाना अपनी जगह जरूरी है, समझना भी जरूरी है, लेकिन अप्लाई करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। वो एक्सटेंसिव, इंटेंसिव, ये दो वर्ड सबको आते हैं, और इनसे हिंट मिल गया, इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट। इसका मतलब वो अमाउंट पे निर्भर नहीं करेगा, अमाउंट पे डिपेंड नहीं। तो वर्ड समझना बता देना मेरे को। बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, डेंसिटी, टेम्परेचर, मोलारिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सब क्या है, ये सब इंटेंसिव है, इंटेंसिव। आगे सबको समझ उम्मीद है। अभी देखना चैप्टर पढ़ते पढ़ते और इम्प्रूवमेंट हो जाएगा आपका। ठीक है, क्लियर हो गया। जैसे एक प्रॉपर्टी है विस्कोसिटी, तो दो चार एग्जांपल लिख के ना फाइनल कर देते हैं। जैसे एक प्रॉपर्टी है विस्कोसिटी, इसको हिंदी में श्यानता कहते हैं। बताओ विस्कोसिटी किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है, अमाउंट पे डिपेंड करती नहीं करती, पहले आप पूछिए बताओ। सोचो, एक लिक्विड लूं मैं, है, मान लो पेट्रोल है, पेट्रोल, उसकी विस्कोसिटी चेक कर रही है, तो वो पेट्रोल के अमाउंट के ऊपर डिपेंड करेगी, बिल्कुल भी नहीं। चाहे पेट्रोल इतना सा ले लो चाहे इतना ले लो, उसकी विस्कोसिटी एक ही है। विस्कोसिटी को बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में गाढ़ापन, सिंपल लैंग्वेज में, साइंटिफिक लैंग्वेज में नहीं। तो गाढ़ापन तो उतना ही रहेगा। बोलो आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है? इसका गाढ़ापन उतना ही है। आप पेट्रोल को इतना सा ले लो चाहे इतना सा ले लो, उसका गाढ़ापन एक ही है। ऑयल, तेल मिलते हैं मार्केट से, आपको तेल खरीदना हो कोई,
तो आप उसकी विस्कोसिटी चेक करोगे, तो हल्का सा आप सैंपल ही तो लोगे, वो थोड़ा सा आपके हाथ पे सैंपल रखेगा, आप चेक कर लोगे कि ये मेरे लिए सही भी है नहीं। तो विस्कोसिटी कभी अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती, विस्कोसिटी तो उसकी नेचर पे डिपेंड करती है। तो कहने का मतलब होता है विस्कोसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव। समझ पा रहे हो आप? देखो इनको रियलाइज कर, आप भी ऐसी कोई प्रॉपर्टी मेरे से पूछ सकते हो, मैं क्लियर कर दूंगा उसको, वो एक्सटेंसिव है या इंटेंसिव। एक बार देखो आपको और शेयर करते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा पीएच कैसी प्रॉपर्टी है, क्या डिसाइड हुआ? सर पीएच इंटेंसिव है सर। पीएच इंटेंसिव है, मैंने कहा ना किसी की बॉडी में से आप एक ब्लड ड्रॉप निकाल लो, मतलब ब्लड की ड्रॉप निकाल लें चाहे सारा निकाल लें, एक ही पीएच आएगी, एक ही पीएच होती है। तो पीएच भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके और देखते हैं, देखो जैसे कभी आपने एक चीज और सीखी होगी, जरा ध्यान देना, देखो आपको एक बड़ी काम की चीज सिखा रहा हूँ, ये कॉम्पिटिशन में यूजुअली आती है, डेंसिटी। सब डेंसिटी के बारे में जानते हैं, Yes, मास sir. अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। देखो मास था एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी यस सर। और वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव Extensive है, प्रॉपर्टी, लेकिन जो इनका रेशियो है Pointed. डेंसिटी, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी। Yes, sir. तो कितना बढ़िया रिजल्ट, एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव इज इंटेंसिव। जब भी आप दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को डिवाइड करोगे आपको रिजल्ट हमेशा इंटेंसिव मिलेगा। दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, कॉम्पिटिशन फेवरेट है। यार इसको और डिटेल में समझते हैं, तो रुक जाएंगे मिनट के लिए। बताओ मोलारिटी क्या होती है? मोलारिटी Number of moles upon mass of solid, volume of solid. नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। चलो वेरी गुड, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर्स, कोई बात नहीं, ये इसका प्रॉपर फॉर्मूला है, ये बात सही है। चलो वेरी गुड। मोल्स, मोल्स कैसी प्रॉपर्टी है? मोल्स अमाउंट के ऊपर डिपेंड करते हैं, Sir, sir. करते हैं। मोल्स का फॉर्मूला क्या है? मास अपॉन Mass. मोलर मास। Okay, mass from अगर अमाउंट बदलेगा तो मास बदलेगा, और मास बदलने से मोल्स बदलते हैं। Yes, sir. इसमें कोई इफेक्ट बट नहीं है, मोल्स एक्सटेंसिव है, Yes, sir. वॉल्यूम Extensive. extensive, and extensive upon extensive is Intensive. polarity is intense. So this is the best proof. समझ पा रहे हो आप? Yes, sir. देखो हम ऐसे पता लगा लिया करेंगे, कभी कभी अगर किसी ने दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को डिवाइड किया ना तो उसको रिजल्ट इंटेंसिव मिले, बहुत काम की बात है। दो प्रूफ दे दिए मैंने आपको, डेंसिटीज का बेस्ट एग्जांपल, मोलारिटीज का बेस्ट एग्जांपल। ओके ऐसी एक होती है मोलालिटी, Yes, sir. मोललता, Sir. नंबर ऑफ मोल्स On और mass of सोल्यूट solvent. अपॉन मास Of solvent. सॉल्वेंट इन केजी। Yes, sir. ये भी ऐसी वर्डिंग, एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव इज इंटेंसिव। Yes, sir. तो ये एक बहुत काम का रिजल्ट, इसको भी नोट करिए सब। एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव इज इक्वल टू इंटेंसिव, एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव इज इक्वल टू इंटेंसिव। अच्छे से क्लियर होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अपना एप्लीकेशन करेंगे, बुक अनाउंस कर देंगे, आप कल प्रॉब्लम लेकर आओ, सब डाउट्स लेकर आओ, इससे कोई भी कंफ्यूजन हो, चाहे वो क्वेश्चन आसान हो मुश्किल हो, पूछो मेरे से आज। ये कंपटीशन फेवरेट टॉपिक है जो हम डिस्कस कर, जाके से घर पे टाइम को जैसी प्रॉपर्टी मिले लेकर आओ मेरे पास। और ये सब चीजें कहीं ना केमिस्ट्री में आप आगे पीछे पढ़ेंगे, सबको मिलती रहेंगी। ठीक है, इसको रब कर दूं। देखिए जो क्वेश्चन इस बार आया था आपसे करवा के देखते हैं, देखो जो प्रॉब्लम इस बार नीट में आई ना वो आपसे करवा के देखते हैं। आपने कभी इस तरह की वर्डिंग सुनी है? देखो ये ना थोड़ा सा जिसको कुछ प्रॉपर्टीज पता हो तो उसको आइडिया होता है। एक टर्म होती है सेल पोटेंशियल और एक होता है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। देखो ये चीजें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट, थोड़ा बहुत आपने कभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा हो। एक तो सेल पोटेंशियल होता है, हिंदी में कहते हैं सेल विभव, और एक होता है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, मानक सेल विभव, इसको ई नोट कहते हैं, ई नोट। देखिए आपको थोड़ा सा बताओ, ये एक्सटेंसिव होता है एक्सटेंसिव, और ये इंटेंसिव हो, ये एक्सटेंसिव होता है ये इंटेंसिव होता है। अब ये थोड़ा होगा ना आपको, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बढ़ के आएगा। इस बार क्वेश्चन ये आया था नीट के अंदर, एक वर्ड होती है फ्री एनर्जी, आपने कभी फ्री एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा हो? Energy. स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी, ऐसे फॉर्मूलाज पढ़ा हो?
इनके बारे में पूछा गया था, क्या ये एक्सटेंसिव है, इंटेंसिव है, ऐसे पूछा होगा। और वही ना, जब आप पढ़ते पढ़ते आगे जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी आपको आएगी, फिर ऐसे क्वेश्चन करने आसान हो। अब तो आपको मैंने कॉन्सेप्ट सिखा दिया, अब थोड़ा सा ना घर पे क्वेश्चंस करो, प्रॉब्लम आएगी मेरे से डिस्कस कर। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, जितना मैंने आपको सिखा दिया कि एक्सटेंसिव इंटेंसिव क्या होता है, फिर भी बहुत सारी प्रॉपर्टी ऐसी है जो आपको पता नहीं, इसे थोड़ा सा क्वेश्चन करने में परेशानी आ सकती है, लेकिन आप लाएंगे तो समझा देंगे उसको। अगला हेडिंग नोट करिए, इसको बोलते हैं प्रोसेस। प्रोसेस, प्रोसेस क्या होता है ये सिखाना है। देखो अभी थर्मोडायनेमिक्स का में प्रोसेस का मतलब क्या आपको क्लियर है, प्रोसेस क्या होता है, आर्टिकल इज प्रोसेस। देखो यार मतलब सब, देखिए हम थर्मो में जब भी कुछ काम करते हैं ना, जैसे मेरे पास एक सिस्टम है, किसे कहते हैं सिस्टम का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस, ध्यान दे रहे हैं। इसका टेम्परेचर ना आप 40 करके देखिए, मुझे किसी ने ये काम करने के लिए बोला कि टेम्परेचर को 10 से 40 करके देखिए, और मुझे कोई प्रोसेस लगाना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसकी हीटिंग कर, बस गर्म कर दूंगा, गर्म कर दिया मैंने, हीटिंग करना प्रोसेस है, हीटिंग करके 10 से 40 कर। अब आपको सुनना ध्यान से, अब इसे करने के दो तरीके हैं, देखो हीटिंग तो करनी है, देखो अब हीटिंग करने के भी दो तरीके हैं, सब सुनना देखो ध्यान से। हो सकता है कि पहले आप इसको हीटिंग करके टेम्परेचर को ना 10 से 10.0001 कर दें, तो सुन के अजीब लगेगा, लेकिन आप टेम्परेचर बहुत बहुत हल्का सा बढ़ा, फिर इसको 10.000002 कर दें, फिर 10.000003 कर दें, और ऐसे करते करते चाहे आपको पता नहीं कितने साल लग जाए, इनफाइनाइट टाइम लग जाए, और आप 40 तक पहुंच जाए। एक तरीका है ये, एक प्रोसेस ये है। एक और प्रोसेस है, आप हीटिंग करें सीधा 10 से 30, और 30 के बाद सीधा हीटिंग करें क्या करते हैं 40, जल्दी में, टाइम नहीं है, 10 से 30, 30 से 40। देखो अब ये दो अलग अलग अप्रोचेस हैं काम करने की, ये अलग अप्रोच है, ये अलग अप्रोच है। थर्मोडायनेमिक्स कह रही है कि प्रोसेस ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, अब दोनों में फर्क क्या है, अब देखो आपको रियलाइज करो, ध्यान देना, इन दोनों में डिफरेंस है, ये काम करने की अप्रोच अलग है और ये काम करने की अप्रोच अलग। देखो आपको ना इसको प्रैक्टिकली फील करवाता है, ये दो अप्रोचेस प्रैक्टिकल लाइफ में गाँव। आपने देखा जैसे एक जनरल क्वेश्चन में आपसे ऐसे ही पूछूं, तो सोच के बताना, एक गवर्नमेंट सेक्टर और एक प्राइवेट सेक्टर, बताओ किसमें काम करने की स्पीड ज्यादा। प्राइवेट, प्राइवेट सेक्टर। देखा ना, प्राइवेट वाले काम एकदम से कर, आप मान लीजिए यहाँ से एक्सिस बैंक गए और आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, एकदम से आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन, आपको बैंक से लोन चाहिए, 3 दिन में लोन कर देंगे, 2 दिन में भी कर देंगे लोग, इतनी तेजी से काम करेंगे, लेगो के कोई दिक्कत नहीं, लोन ले लो। प्राइवेट वाले बहुत फास्ट है। गवर्नमेंट की प्रॉब्लम क्या है, बहुत ही स्लो काम होता है, बहुत ही आराम आराम से। आप मान लीजिए आज जॉब के लिए अप्लाई करो, कहीं फॉर्म भरो, फॉर्म भरा आपने, नेक्स्ट ईयर एग्जाम होगा, फिर नेक्स्ट ईयर रिजल्ट आएगा, फिर रिजल्ट के बाद इंटरव्यू होंगे, 5-6 साल तो ऐसे निकल जाते हैं, इतना स्लो होता है ना। ये तो कोई वो फर्क है, गवर्नमेंट सेक्टर की वर्किंग बड़ी स्लो है और प्राइवेट की बहुत फास्ट है, डल कौन सी बात, बोलो होता नहीं होता। और देखिए, आपको अपना को घर वगैरह बनाना हो, एक तो घर ऐसे बनता है कि आप कहीं से मिस्त्री वगैरह पकड़ लें, डेली वेजेस पे उसको रख लें, मतलब दिहाड़ी, सुबह से लेके शाम को काम करेगा, शाम को पैसे देगा। एक तरीका तो ये काम कराने का, एक होता है कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार, उसे बोलो 3 महीने में घर तैयार चाहिए, पैसे मैं खर्च करूं लेकिन 3 महीने में मकान चाहिए मेरे को तैयार। अब दो अप्रोचेस अलग अलग हो गई, है ना। अच्छा, दोनों में क्या फर्क है, जो डेली करेगा वो कैसे करेगा, बहुत स्लो करेगा, वो कहेगा कोई बात नहीं आराम से पूरा करेंगे, डेली पैसे मिल रहे हैं, पता लगा आपके मकान को 2 साल लगे, 3 साल लगे, 4 साल लगे, और जो कॉन्ट्रैक्टर है वो कह रहा है मैं तो 2 महीने में पूरा कर दूं, जितनी जल्दी कर दूंगा उतना फायदा, है ना। दो अप्रोचेस अलग अलग, यही चीज थर्मोडायनेमिक्स है। अगर आप काम को बहुत स्लो करते हैं, इस तरह से बहुत ही स्लो करते हैं, जिससे पूरा करने में इनफाइनाइट टाइम लग जाता है, उसे कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। क्या कहते हैं इसको, रिवर्सिबल अप्रोच है, रिवर्सिबल।
और एक काम बहुत तेजी से हो रहा है, दिन रात काम हो रहा है, 10 से 30, 30 से 40 सीधा। वो अप्रोच कैसी है? इरिवर्सिबल। देखो ये है थर्मो के अंदर टर्निंग माउस। थर्मो को पढ़ते हैं ना आप, कहना बड़ा आसान है, चैप्टर बहुत टर्निंग है। जब न्यूमेरिकल्स करने बैठोगे ना, यही प्रॉब्लम आएगी कि रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, क्योंकि इसके फॉर्मूले अलग है, इसके फॉर्मूले अलग है। देखो सब सुन ले, हम जब क्वेश्चंस करेंगे दो तरह के सूत्र पढ़ेंगे। अगर रिवर्सिबल है तो ये फॉर्मूला लगाना, इरिवर्सिबल है तो ये लगाना। और कंपटीशन वाले देते भी नहीं कौन सा तरीका है, क्वेश्चन को पढ़ के समझना होता है। वो ट्रिक भी बताऊंगा आपको। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि प्रोसेस किया कैसे था, आप अप्रोच क्या है आपकी, आपका काम करने का तरीका रिवर्सिबल है इरिवर्सिबल, उसके हिसाब से हमारे फॉर्मूले होंगे। जैसे मैंने कहा ना, डेली वेजेस पे लाओगे मिस्त्री, उसका काम करने का तरीका अलग है, वो पैसे अलग तरीके से लेगा। और कॉन्ट्रैक्टर क्या बोलेगा, ठेकेदार क्या बोलेगा, पैसे डबल लूंगा, लेकिन 2 महीने में मकान तैयार कर दूं। वो आपका टाइम भी तो बचा रहा है ना। वो महंगा पड़ेगा आपको, ये भी सुन लेना, वो महंगा पड़ेगा, लेकिन आप बोलो कोई बात नहीं, टाइम तो बचा, 2 महीने में खत्म हो जाएगा, मैं आगे अर्निंग कर लूंगा। तो खैर, हमारी दो अप्रोच है अलग। अब मैं इन दोनों अप्रोचेस को डिटेल में सिखाऊंगा। तो आप एक ऐसे टेबल बना लो, एक तरफ रिवर्सिबल, एक तरफ इरिवर्सिबल। एक रिवर्सिबल प्रोसेस है और एक हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब देखो, आपको दोनों में डिफरेंस सिखाता हूं, दोनों में फर्क कहां हो, नोट करिए। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में कहां फर्क है? हिंदी में कहते हैं उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का डिफरेंस सिखाते हैं। कल ही बायो क्लास 3 बजे, चलिए क्लियर करते हैं कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में क्या फर्क है। देखिए, पहली बात, रिवर्सिबल बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, वेरी स्लो। इतना स्लो होता है, इतना स्लो होता है, मान के चलना, इट टेक्स इनफाइनाइट टाइम फॉर कंप्लीशन। इसको पूरा करने में अनंत समय लगेगा, अनंत। इट टेक्स इनफाइनाइट टाइम फॉर कंप्लीशन। इट इज वेरी वेरी स्लो प्रोसेस। इट टेक्स इनफाइनाइट टाइम फॉर कंप्लीशन। इसको पूरा करने में इन अनंत समय लगता है, अनंत। ठीक है, अभी बताएंगे, थोड़ा सा सुनते रहिए। ये होता है फास्ट प्रोसेस, ये फास्ट अप्रोच है, ये काम करने की जल्दी वाली अप्रोच। पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस सुनिए, इसमें क्या होता है, रिवर्सिबल का ना हर एक स्टेप, देखो आप खुद महसूस करना। हमने टेम्परेचर 10 से कितना करा, 10.00001, 10.00002। तो अगर बोले इन दोनों में डिफरेंस ज्यादा है कम है, बहुत ही कम अंतर है। इतना कम डिफरेंस समझो कि कुछ हुआ ही नहीं है। यहाँ पे डिफरेंस बहुत ही कम, यहाँ पे डिफरेंस बहुत ही कम। पता हम क्या कहते हैं, एवरी स्टेप, ईच स्टेप इज जस्ट इन इक्विलिब्रियम। देखो मतलब समझने की कोशिश करना, जो हर एक स्टेप है वो लगभग क्या है, साम्यावस्था में है। अंतर इतना कम है ना। देखिए समझे आराम से, एक मिनट रुकिए रुकिए, अभी आराम से कॉपी कर। आपने घर में एक मिस्त्री लगाया काम करने के लिए, आपने सुबह उसे कहा आज ये काम चाहिए, और शाम को गए, उसने सिर्फ एक ईंट लगाई, सिर्फ एक ईंट लगा के बैठा और आपका वेट कर रहा है, मुझे पैसे दो, मुझे पैसे की बहुत जरूरत है। तो आप वो क्या कहोगे, इसे बिना लगाता, कहोगे नहीं कहोगे? क्या जरूरत थी ईंट लगाने की, कितना काम करा तुमने, जरूरत क्या थी? क्योंकि क्योंकि कंडीशन क्या है, समझो काम हुआ ही कहाँ। एक ईंट लगाने से क्या होगा, मान लो एक मकान में 1 लाख ईंटें लगी, तो वो तो 1 लाख दिन तो 1 लाख ईंटों में लगा देगा। फिर लेंटर डलेगा, प्लास्टर होगा, पता नहीं कब मकान पूरा होगा, पता लगा हम मरी गए। बोलो ऐसा होगा नहीं हुआ? ऐसे ये चीज यहाँ पर है। ये काम इतना स्लो हो रहा है, इतना स्लो हो रहा है कि समझो इनफाइनाइट टाइम लग रहा है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, हर एक स्टेप क्या है, जस्ट इक्विलिब्रियम है। यहां पर नहीं है, यहां पर कोई इक्विलिब्रियम नहीं। बोलो आ रहा है सबको समझ? ये मैटर करेगा, ये थर्मो के अंदर मैटर करेगा, काम कैसे किया था आप थर्मो में काम किस तरीके से कर रहे हैं, ये मैटर करेगा। देखना उसके फॉर्मूले अलग हैं, इसके फॉर्मूले अलग हैं, इसके फॉर्मूले अलग। तो ध्यान रखें, ये वेरी स्लो है, ये फास्ट है। इसमें हर एक स्टेप इक्विलिब्रियम है, इसमें हर एक स्टेप इक्विलिब्रियम नहीं है।
में नहीं। इसको रिवर्स करना आसान है, मुश्किल है। अब किसी ने एक ईंट लगाई, तो अब उस ईंट को तोड़ना आसान है, मुश्किल है। आप गुस्से में उसी को पैर मारोगे, लगाता है ना ऐसा, अच्छा टूट गई वो ईंट, आसान है। कैन बी रिवर्स्ड इजिली, कैन बी रिवर्स्ड इजिली। अब मान लीजिए काम चल रहा है और बहुत तेजी से काम चल रहा है, पूरा रूम तैयार हो गया, तो अब रूम को तोड़ लेंगे, इरिवर्सिबल कॉज। तो यहाँ पे रिवर्स करना बहुत मुश्किल, कैन नॉट बी रिवर्स्ड इजिली। बोलो सबको आया समझ? ये भी नोट कर लें सब लोग, ये भी नोट कर लें कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में क्या फर्क होता है। देखो सर, ये दो अप्रोचेस हैं, इसको महसूस करिए। अभी देखना, मैं आपको फॉर्मूले सिखाऊंगा ना, तो आपको दोनों अप्रोच के फॉर्मूले बताए जाएंगे। और ये तो होता ही है कॉम्पिटिशन के अंदर, क्वेश्चन पढ़ के समझना होता है कि रिवर्सिबल था, इरिवर्सिबल था। रिवर्सिबल के फॉर्मूले अलग, इरिवर्सिबल के फॉर्मूले अलग। हाँ जी बताइए। एक ही चीज है ये, वो वाला, वो जो मैकेनिज्म है वो स्टेप बाय स्टेप, वो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैकेनिज्म होते हैं वो अलग होते हैं। ये हमारा मेथोडोलॉजी है, प्रोसेस, दोनों बड़ा अलग अलग। वैसे तो इंग्लिश के हिसाब से दोनों सेम ही, ठीक है। तो रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, ये बहुत बड़ी चीज है, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आनी चाहिए। और देखना ये चीजें मैटर करेगी, ये मुझे आपको सिखाना है, कंपटीशन इसी का नाम है। अगर हम इनको समझ लेंगे, फॉर्मूले समझ लें, फिर देखो हम कभी हार नहीं सकते। प्रॉब्लम तो है कि हम यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली वीक होते हैं। अगली वर्डिंग पे आते हैं। देखो नेक्स्ट वर्डिंग है, उसे कहते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। देखो आप बाद में नोट करिएगा प्लीज। एक वर्डिंग होती है आइसोबारिक प्रोसेस, एक को बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, एक को कहते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोर, आइसोवोल्यूमिक। एक होता है उसके बाद, नेक्स्ट है एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक। एक होता है साइक्लिक प्रोसेस। अब देखो आपको इनमें डिफरेंस पता होने चाहिए, सब अच्छे से टेंशन पे करते। क्या होता है आइसोबारिक प्रोसेस? देखो आइसोबारिक, आइसो का मतलब है सेम होना, बार, बताओ बार किसकी यूनिट होती है? प्रेशर। इससे मेरे को ये पता लगा, ये प्रोसेस आपने इस तरीके से करवाया कि प्रेशर सेम रहा, प्रेशर ना शुरू से लेकर लास्ट तक सेम रहा। ध्यान देना, इसके अंदर प्रेशर नहीं बदलेगा। आपने प्रोसेस को इस तरीके से कराया कि प्रेशर में कोई डिफरेंस नहीं आया, प्रेशर डिफरेंस जीरो है। तो प्रोसेस कैसा है? आइसोबारिक। आ रहा है सबको समझ? जैसे मान लीजिए हम इस रूम में कोई रिएक्शन कर रहा है, अब सब खुला हुआ है, बिल्कुल ओपन, यहां से भी हवा आ रही है, सब कुछ है। पता है खुली जगह पे क्या होता है? प्रेशर सेम रहता है। हम सुबह शाम तक कोई रिएक्शन कराते हैं, तो हम बोलेंगे यार प्रेशर सेम था पूरी रिएक्शन का। इसका मतलब हमारा प्रोसेस कैसा था? आइसोबारिक। आइसोबारिक में प्रेशर सेम रहता है, प्रेशर का डिफरेंस कैसा होता है? जीरो। दैट इज आइसोबारिक। एक मिनट प्लीज। चलिए बातें नहीं, आइसोबारिक। एक होता है आइसोथर्मल, इससे क्या पता लगा? टेम्परेचर में कोई डिफरेंस, टेम्परेचर में कोई डिफरेंस नहीं है। सुनिएगा ध्यान से, एक साथ नोट कर लेंगे। आपने कभी वर्डिंग सुनी है चैप्टर गैसेस स्टेट में? चार्ल्स लो पढ़ा है? चार्ल्स लो, चार्ल्स का नियम। यस सर। आपने कभी चार्ल्स लो पढ़ा? यस सर। आप देखना उसके अंदर प्रेशर सेम रहता है। यस सर। चार्ल्स लो की शर्त होती है प्रेशर सेम है। जब चार्ल्स लो को स्टडी करते हैं, वो आइसोबारिक प्रोसेस का पार्ट। आपने कहीं पढ़ा है बॉल्स लो? यस सर। बॉल का नियम, बॉल्स लो के लिए क्या जरूरी है? टेम्परेचर सेम है, दैट इज इंपॉर्टेंट। यस सर। आइसोकोरिक, किसे कहते हैं आइसोकोरिक? मैं सेम बोलिंग हूँ। जिसमें वॉल्यूम सेम रहता हो, सही कह रहे हैं। आइसोकोरिक और आइसोवोल्यूमिक, वॉल्यूम में डिफरेंस जीरो। इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास गैलुजेक्स लॉ। गैलुजेक्स लॉ होता है, उसकी शर्त होती है वॉल्यूम सेम रहना चाहिए। एडियाबेटिक, क्या होता है एडियाबेटिक?
सर आइसोलेटेड एडियाबेटिक में कोई हीट एक्सचेंज नहीं होती, यस सर ना तो हीट बाहर जाएगी ना बाहर से अंदर आएगी। जैसे हमारा रूम एडियाबेटिक है, अगर मैंने पहले बताया ना, यहाँ पे इतनी गर्मी होने का रीजन यही है, यहाँ पे जो गैसेस इकट्ठी हो रही है बाहर जा ही नहीं पा रही, सर बाहर से हवा ही नहीं आ रही। एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है, ध्यान रखना। एडियाबेटिक में कोई हीट एक्सचेंज नहीं होती, Q इज इक्वल टू 0। सब सुन ले, कोई हीट एक्सचेंज नहीं होती बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। एडियाबेटिक की एक क्वालिटी है, नो हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। बोलो क्लियर हुआ? सर सिस्टम सराउंडिंग के बीच में कोई हीट एक्सचेंज नहीं होगी, बिकॉज उनके बीच में कैसी वॉल लगी हुई है, एडियाबेटिक वॉल। ये अलाउड ही नहीं कर रही है, मेटेरियल ऐसा अलाउड ही नहीं कर रहा। नेक्स्ट साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक क्या होता है? चक्रीय प्रक्रम क्या होता है? जहां से आप चले वहीं वहां पर घूम गया वहीं आ गए, सर उसका नाम है साइक्लिक प्रोसेस। इनिशियल और फाइनल पॉइंट वही है, ए से आप चले गए तो घूम के ए पर ही आ गए, साइक्लिक प्रोसेस। एक बार नोट करो। बैठे रहे, चले जाना, अभी बस जल्दी फ्री कर देंगे, बैठे ही बैठे, कोई बात नहीं। डॉक्टर बनना है आपने, ऑपरेशन करते करते 8-8 घंटे गुजारा करेंगे, छोड़ना ना बीच में, ऐसा पेशेंट मर जाएगा, नो चांस। चाहे गर्मी हो चाहे कुछ हो, बैठे रहिए। ये सब विंडो बंद कर दीजिए आप, तो ये बनेगा डायबिटिक का बेस्ट एग्जाम्पल। अभी चले जाना, जल्दी फ्री करो। टाइम चेंज कर लेंगे, देख लेंगे जैसा भी होगा। ठीक है, तो डायबिटिक की एक क्वालिटी है कि सिस्टम और सराउंडिंग में कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो रही है। सिस्टम और सराउंडिंग में कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो रही है। सिस्टम की जो हीट है वो सिस्टम के पास ही है, सराउंडिंग को दे नहीं रहा है ना सराउंडिंग से हीट ले रहा है। आराम से कॉपी करिए, इनको भी समझिए, बहुत जरूरी होगा। जब हम क्वेश्चन करेंगे ये बात भी कंसिडर करेंगे कैसा प्रोसेस प्ले कर रहा है। एडियाबेटिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल, ये सारे वर्ड्स अच्छे से क्लियर होने चाहिए। समतापीय, समदाबीय, समायतनिक ऐसे बोलते हैं हिंदी में। आइसोकोरिक का एग्जाम्पल ले लेते हैं। आइसोकोरिक में आपको वॉल्यूम सेम चाहिए ना, गैलूजेक्स लो बता दो मैंने, एक गैलूजेक्स लो होता है, चैप्टर गैसेस स्टेट में आता है, पढ़िएगा, उसमें प्रेशर और टेम्परेचर में रिलेशनशिप पढ़ा है। आइसोएनोट्रोपिक भी होता है आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस भी होता है, वो यहाँ पे नहीं है, जिसमें एंट्रोपी नहीं बदल, बहुत सारे हैं, ठीक है, यस सर कोई प्रॉब्लम ना है किसी को इसमें। नो सर अब देखो एक से बहुत काम की बात है। हाँ, एक गैलूजेक्स लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम होता है, गैलूजेक्स लॉ होता है, सिंपल। चलिए देखिए, आपको एक चीज शेयर कर, अगर सोच के बताइए कि आप प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा कोई प्रोसेस हो सकता है, जब प्रैक्टिकल लाइफ में कोई प्रोसेस 100% आइसोथर्मल हो सकता है कि सिस्टम और सराउंडिंग हीट एक्सचेंज करे ना, मतलब टेम्परेचर में कोई चेंज ना, ऐसा कब पॉसिबल है? ये सुन लो भाई, ये फिजिक्स की बुक में क्वेश्चन होता है, क्या प्रैक्टिकली, देखो जो हम पढ़ रहे हैं जरूरी नहीं प्रैक्टिकल लाइफ में हो रहा हो, क्या प्रैक्टिकली कोई आइसोथर्मल प्रोसेस पॉसिबल है? मैं आपको सिखा दूं। देखो प्रैक्टिकल लाइफ में ये तभी हो सकता है इफ प्रोसेस इज वेरी वेरी स्लो। प्रोसेस कैसा हो रहा है? वेरी वेरी बहुत ही स्लो हो रहा है, बहुत ही स्लो। देखो सुनना जरा ध्यान से, जैसे मान लीजिए आपके पास एक बाल्टी में पानी है, गर्म पानी, बिल्कुल, आप उसको छत पे रख दीजिए। सुबह आप छत पे रखा है रात के टाइम, रात के टाइम रख दो, सुबह के टाइम चेक करना, पता वो क्या लगेगा, जो टेम्परेचर बाहर का है वही पानी का हो चुका है। अगर बाहर बहुत सर्दी है, पानी ठंडा हो चुका होगा, बाहर बहुत गर्मी है, पानी गर्म हो चुका होगा। बात को सुनना ध्यान से, एक बाल्टी पानी है, छत पे रखनी है आपको, और जाके मॉर्निंग में चेक करिए नेक्स्ट डे क्या होगा। अब देखो मैं आपको सिखाता हूँ क्या हुआ। रात भर 8-10 घंटे का उसको पीरियड मिल गया, वो पानी क्या करता रहेगा, अपने में सराउंडिंग को हीट देता रहेगा, है ना, सराउंडिंग गर्म होगा तो सराउंडिंग उसको हीट देता रहेगा। मतलब इतना लंबा इंटरवल है 8-10 घंटे का कि उनको पूरा टाइम मिल जाएगा हीट को एक्सचेंज करने का। समझ पा रहे हो आप? यस सर क्योंकि काम इतना स्लो हो रहा है, इतना टाइम है, इतना टाइम है कि हीट को एक्सचेंज करने का टाइम मिल गया। बोलो,
ऐसे टाइम मिल गया, प्रोसेस कैसा हो गया? आइसोथर्मल। एक मिनट, आपका यहाँ पे टेस्ट होता है, टेस्ट में यहाँ पे कोई टीचर नहीं है, कोई टीचर नहीं है, आपको ईमानदारी से टेस्ट देना है। और टीचर भी ना 4-5 घंटे 8-10 घंटे लेट आते हैं, बताओ क्या होगा? सब चीटिंग करेंगे, सबके मार्क्स कैसे आएंगे? इक्वल, क्योंकि टाइम इतना दे दिया हमने, 10 घंटे लेट आए हम। जिस बच्चे ने क्वेश्चन गलत करा वो भी बोलेगा मैं भी सही कर लेता हूँ, बोलो है नहीं है? उसको टाइम इतना दे दिया आपने। तो जब बहुत लंबा इंटरवल मिलेगा ना, तो प्रोसेस कैसा बन जाएगा? आइसोथर्मल। देखो ये हमारे क्वेश्चन करने का ना क्लू बनेगा। जब हम प्रॉब्लम को पढ़ेंगे ना, उसमें लिखा नहीं होगा कि प्रोसेस थर्मल है या नहीं है, लेकिन ये वर्ड बता देगा हमें, अगर प्रोसेस बहुत स्लो हुआ तो वो 100% प्रोसेस कैसा है? आइसोथर्मल। समझ पा रहे हो आप? यस सर। अगर आपको इतना टाइम मिल जाएगा तो आप सारे क्वेश्चन ठीक कर लोगे, और नो डाउट सबके मार्क्स ही बराबर ही आए। अगला पॉइंट सुनो, एडियाबेटिक। क्या प्रैक्टिकल लाइफ में कोई एडियाबेटिक प्रोसेस होता हुआ? हीट एक्सचेंज हुई ना रही हो? बताओ, थर्मस में ऐसा होता है? देखिए थर्मस भी एक परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं है। थर्मस के अंदर कोई चीज रखोगे, ठीक है, वो गर्म तो गर्म रहती है, लेकिन 4-5 घंटे के बाद वो भी ठंडी हो जाती है। देखिए मैंने कहा ना, हम थ्योरी में कुछ और पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ और होता है। थर्मस भी परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं है। देखो मैं आपको एडियाबेटिक का परफेक्ट एग्जाम्पल देता हूँ। ये सब ना कभी 11th-12th में पढ़ा हो आपने, चलो आपको नहीं पता तो वो सीख लेते हैं। पता है एडियाबेटिक की सबसे खास बात क्या होती है? ये प्रोसेस सडन होता है, सडन, है ना, एकदम से होने वाला। ये प्रोसेस कैसा होता है? सडन, एकदम से होने। देखो आपको समझाते हैं। जैसे आजकल तो बहुत गर्मी है, अब आगे बहुत सर्दी भी आएगी, तो पता हम सर्दी में यूजुअली क्या करते हैं? जैसे बहुत ठंड हो रही है, हाथ भी काम नहीं कर रहे, तो हम हाथों को ऐसे रब कर लेते हैं, रगड़ते हैं, और बहुत तेजी से करते हैं ऐसे। क्यों करते हैं बहुत तेजी से? ताकि हीट हो जाए। जिससे कि हीट जनरेट तो हो, हीट तो जनरेट हो ही जाएगी ऐसे करने से, जिससे कि सराउंडिंग से वो हीट कनेक्ट। एक्सचेंज ना हो जाए, सराउंडिंग को टाइम ही ना मिले हीट लेने का। दोबारा देखिए, आपने हाथों को ऐसा किया, चाहे वो हल्के से कर लें चाहे तेज कर लें, हाथ गर्म हो जाएंगे। गर्म होने के बाद जो हीट प्रोड्यूस होगी ना, पता लगा वो हीट सराउंडिंग ने ले ली, यस सर। फायदा क्या हुआ? आप तो वही ठंड लगी रहेगी आपको। अगर आप बहुत तेजी से ऐसे करते हैं तो सराउंडिंग को टाइम नहीं मिलने का हीट लेने का। समझ पा रहे हो आप? सराउंडिंग को टाइम मिलेगा ही नहीं हीट एक्सचेंज करने का। सराउंडिंग हीट एक्सचेंज कैसे करता है? आपसे हीट कैसे लेता है? टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि आपने बहुत तेजी से हाथ रब कर ली। लाइज हो रहा है? यस सर। एक और बड़ा कॉमन सा एग्जांपल, कभी सुना आपने बस्टिंग ऑफ टायर? यस सर। ये फिजिक्स में एग्जांपल आता है। मान ले कोई जो को बाइक से कोई साइकिल से आ रहा है, और साइकिल में टायर बस्ट हो गया, टायर फट जाए। जब टायर फटता है ना, तो साइकिल एक कदम भी नहीं चल सकती। क्यों? सारी हवा एकदम निकल जाती है। बोलो होता नहीं होता? यस सर। वो काम इतनी जल्दी हो रहा है, इतनी जल्दी हो रहा है, वो सडन प्रोसेस है, और इतनी जल्दी में क्या होता है? सिस्टम सराउंडिंग को हीट एक्सचेंज करने का टाइम नहीं मिलता। समझ पा रहे हो? ये होता है एडियाबेटिक प्रोसेस का बेस्ट एग्जांपल। एडियाबेटिक की ये पहचान है। ये ना क्वेश्चन करने में हिंट्स होंगे, सडन प्रोसेस, सडन से एकदम समझ जाएंगे यार ये तो एडियाबेटिक है। वेरी स्लो प्रोसेस, समझ जाएंगे प्रोसेस कैसा? आइसोथर्मल। तो वेरी स्लो इसलिए कि पूरा टाइम मिले हीट एक्सचेंज करने का, टेम्परेचर सेम करने का, या टाइम ही ना मिले। सबको आ रहा है समझ? यस सर। ठीक है, अभी जल्दी फ्री कर देंगे, रिलैक्स, बता बहुत दूर जाना। सर ये साइकिल दोबारा बताओ। साइक्लिक का मतलब जहां से आप चले वहीं पहुंच गए। आप सुबह से यहाँ पढ़ने के लिए आए होंगे, और आप तो घर जाएंगे ना, तो साइक्लिक प्रोसेस है। बीच में इतने सारे स्टेप्स, कोचिंग वोचिंग एक्सेट्रा करते करते घर सबने जाना है ना, यस तो सर। हम सब साइक्लिक प्रोसेस का ही पार्ट है। चक्रीय प्रक्रम, चक्र बना हुआ ना, जहां चले वहीं आ गए, सेम इज है। इज इट क्लियर? ये आना चाहिए। नेक्स्ट इज है, और देखो हीट पे कभी यहाँ डेल्टा साइन नहीं लगाएंगे, इसका मतलब इट्स सेल्फ है कि हीट का डिफरेंस है। एडियाबेटिक प्रोसेस। नेक्स्ट हेडिंग इज कोलिंग। अगला हेडिंग है इसके बाद हीट। अब हीट की बात करते हैं। द हेडिंग इज ऑफ सिंपली हीट रिप्रेजेंटेड बाय क्यू। देखो अब हीट के बारे में आपको सिखाते हैं, बातें नहीं, वो ऐसे बातें बोलिए मत। देखो हीट का लेक्चर करते हैं, दैट इज सिंपल क्यू, क्यू से इसको रिप्रेजेंट करते हैं।
अब देखो हीट क्या चीज होती है आपको सिखाते हैं। व्हाट इज हीट? बताओ कोई स्टूडेंट, हीट क्या होती है? इस रूम में बहुत हीट हो रही है, क्या मतलब हुआ इसका? एनर्जी का फ्लो है ना। हाँ सही है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। फ्लो नहीं कहेंगे, फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी का एक एक फॉर्म है, उसकी उसका रूप है। हमें यहाँ बैठ के गर्मी लग रही है, बेसिकली हमें हीट मिल रही है। हमें हीट मिल रही है और कुछ नहीं हो। हमें एनर्जी मिल रही है, इसलिए गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है। तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और हीट हमेशा कहां से कहां फ्लो करती है? इट फ्लोज ऑलवेज फ्रॉम, ऑलवेज फ्रॉम, ऑलवेज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। देखो ध्यान दो, इसकी शर्त है, ये हमेशा हीट फ्लो करेगी हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। बहुत गर्मी हो रही है, बाहर टेम्परेचर हायर है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम है, इसलिए हमें हीट मिलती है। सर्दी में उल्टा होता है, बाहर टेम्परेचर लोअर होता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर है, हमारी बॉडी से हीट निकलती है। तो हीट हमेशा फ्लो करती है हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। अभी लिख लेंगे, कॉमन सी बात है। अब देखिए इस चैप्टर की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, इस चैप्टर में टर्म आती है, उसे कहते हैं साइन कन्वेंशन। इसको हिंदी में चिन्ह परिपाटी कहते होंगे, ध्यान देना। देख, अब इस चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कभी तो हम हीट को प्लस लेंगे और कभी लेंगे माइनस। देखो उसे कहते हैं साइन कन्वेंशन। इसका नाम साइन कन्वेंशन होता है, सुनिएगा ध्यान से। हीट प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है। देखो कहां प्लस लेंगे और कहां माइनस, अब अटेंशन रहेगा ना। हीट प्लस तब आएगी व्हेन सराउंडिंग गिव्स हीट टू द सिस्टम। देखो अगर सराउंडिंग सिस्टम को हीट देगा तो हीट का साइन कैसा आएगा? फैक्ट है बिल्कुल, इसे कहते हैं साइन कन्वेंशन। कन्वेंशन मतलब सबके लिए सेम। ये चैप्टर फिजिक्स के अंदर भी है, फिजिक्स का भी साइन कन्वेंशन है ये। फिजिक्स वाले भी यही कहते हैं, अगर सराउंडिंग ने सिस्टम को हीट दी, हीट इज टेकन एज पॉजिटिव, और हीट इज टेकन एज नेगेटिव व्हेन सिस्टम गिव्स हीट टू द सराउंडिंग। अगर सिस्टम ने सराउंडिंग को हीट दी तो नेगेटिव नहीं आएगा। देखो सुन लो, जब न्यूमेरिकल्स करने में तभी आएगा पता लगे ये चीजें क्लियर होंगी। मैं कहां पे हीट को प्लस दूंगा, कहां माइनस दूंगा, क्लैरिटीज होनी चाहिए। आप बताओ इस टाइम, जैसे हमें हीट मिल रही है, हम एक सिस्टम है, तो हीट का साइन कैसा लेंगे? प्लस माइनस। हम हीट ले रहे हैं ना, सिस्टम को हीट मिल रही है, सराउंडिंग हीट दे रहा है, तो साइन कैसा लेंगे? सर्दियों में साइन कैसा लेंगे? इसे कहते हैं साइन कन्वेंशन। अच्छे से क्लियर होना चाहिए, इसका नाम साइन कन्वेंशन। व्हेन हीट इज टेकन एज पॉजिटिव, व्हेन इट इज नेगेटिव। बस अभी 3-4 मिनट्स होंगे, नहीं कर रहे हैं। तो हीट पॉजिटिव में नहीं है, कब नेगेटिव में नहीं है, आपको क्लैरिटीज होनी चाहिए। ठीक है, इसमें कोई फिर बढ़ती मैंने स्टेशन पॉजिटिव, मैंने स्टेशन नेगेटिव। सब सेटिस्फाइड? कोई कंफ्यूजन हो करा फिर सभी ना, कोई डाउट हो बोलना, हेजिटेशन अगर इसे क्लियर ना हो बताया करे, भी बात को बोला करे। और ये चैप्टर हमारा फिजिक्स का पार्ट भी है, बहुत सारा सेक्शन फिजिक्स केमिस्ट्री में कॉमन है, इस चैप्टर में ऐसा होता है। तो यही साइन कन्वेंशन फिजिक्स वाले भी फॉलो करते हैं, एग्जैक्टली ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट बेसिक पे आते हैं इसके बाद। सेटिस्फाइड? क्लियर? ओके, the next is for here. For here, path functions and state functions. Path functions and state functions, again a most important topic है। ये हमारा लास्ट बेसिक रहेगा, कल फिर चैप्टर को अच्छे से पेस मिल जाएगा, हम बहुत सारा फिनिश करेंगे। पाथ फंक्शंस एंड स्टेट फंक्शंस, नोट करिए, ये भी कंपटीशन का अल्टीमेट टॉपिक है, कंपटीशन फेवरेट।
पाथ फंक्शंस एंड स्टेट फंक्शंस, हिंदी में बोलेंगे पथ फलन एंड अवस्था फलन। देखो मतलब समझना पाथ फंक्शन स्टेट फंक्शन के होते हैं। देखो इस चैप्टर में ना बहुत सारे ना थर्मोडायनेमिकल फंक्शन होते हैं। इसे कहते हैं थर्मोडायनेमिकल फंक्शन। हीट, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, फ्री एनर्जी, ऐसे हमारे पास बहुत सारे थर्मोडायनेमिकल फंक्शन है। थर्मोडायनेमिकल फंक्शन अब क्या होता है, इनमें से कुछ तो होते हैं पाथ फंक्शन और कुछ क्या होते हैं स्टेट फंक्शन। देखो मतलब समझना, पाथ फंक्शन इसका मतलब होता है पाथ के ऊपर डिपेंड करने वाला। देखो पाथ फंक्शन की जो प्रॉपर्टी होती है वो पाथ के ऊपर डिपेंड करता है। पाथ, पाथ का मतलब रास्ता, आपने किस रास्ते से उसको अचीव किया, पाथ मैटर करता है। और स्टेट नहीं मैटर करती, बट स्टेट इंडिपेंडेंट, उसमें स्टेट नहीं मैटर करती। बताऊंगा अभी स्टेट ना मैटर करने का मतलब क्या। देखो आपको एक चीज समझाते हैं, एक मिनट। आप ए से चले, बी पहुंचे, बी से सी पहुंचे, अब डी पहुंचे। किसी ने आपसे बोला यहाँ पे कितना वर्क हुआ, कार्य कितना हुआ। देखो ध्यान देना, वर्क निकालने में ना तो हमें इनिशियल पॉइंट से मतलब होता, ना फाइनल पॉइंट से। ये पता लगाना होता है कि आपने वर्क किन पाथ से किया था। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आप यहाँ पढ़ने के लिए आए, वो पूछे आपसे भाई जब आप यहाँ पढ़ने की जब चले थे घर से यहाँ आए थे, हैं आपने कितना वर्क किया। तो आपका वर्क करना किस पे डिपेंड कर रहा है, आप किस रास्ते से आए। आप बहुत लंबे रास्ते से आ गए, कोई शॉर्टकट से आ रहा है, कोई जाम में फंस गया। देखो समझने की कोशिश करता, वर्क को निकालने में ये मैटर करेगा कि आपने किस पाथ को फॉलो किया, किस पाथ को। पाथ मैटर करेगा उसमें, ना तो ए से मतलब ना डी से मतलब, ना तो उसमें ए से ना डी से, बस बीच के रास्तों से मतलब है, रास्तों से, पाथ से मतलब है। जैसे हीट भी पाथ फंक्शन है, वर्क भी पाथ फंक्शन है। अभी सुनते रहना, अभी नोट मत कर। एक होता है स्टेट फंक्शन। पता स्टेट फंक्शन की खास बात क्या होती है, वो स्टेट पे डिपेंड करता है, वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड ही नहीं करता। उसको किससे मतलब है, ए से और डी से, उसको बीच के रास्ते से मतलब ही नहीं, उसको ए और डी से मतलब है सिर्फ। समझ पा रहे हो आप, ए और डी से। जैसे मुझे कोई बोले ये बताओ इसके इसकी एंथैल्पी निकाल के दिखाओ, तो मैं डी की एंथैल्पी माइनस ए की एंथैल्पी कर दूंगा बस, बीच के रास्तों से मेरा मतलब ही नहीं। बोलो आ रहा है कुछ समझ? आपने कभी फिजिक्स में एक चीज सुनी होगी, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। जब डिस्टेंस निकालते हैं तो सारे रास्ते चेक करे जाते हैं, डिस्प्लेसमेंट में पहला पॉइंट और आखिरी पॉइंट, सेम थ्योरी। आप एक बात और होती है, जितने स्टेट फंक्शन होते हैं सबके आगे डेल्टा साइन लगता है, डेल्टा, डेल्टा एच, डेल्टा यू, डेल्टा एस, डेल्टा जी, डेल्टा लगाना पड़ता है। देखो यहाँ डेल्टा नहीं आता, डेल्टा डब्ल्यू कभी नहीं होता, डेल्टा क्यू कभी नहीं होता। क्यू और डब्ल्यू की ये खास बात है, सिर्फ क्या मैटर करता है, क्या मैटर करता है, पाथ। और यहाँ पे क्या मैटर करती है, स्टेट। स्टेट फंक्शन मैंने बोल दिया, एंड इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, इसमें पाथ नहीं मैटर करता, आपने किस पाथ से इसको अचीव किया ये मैटर ही नहीं करता। बोलो आ रहा है समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, इसको भी इंक्लूड कर, ये हमारा लास्ट बेसिक था। इसके बाद आगे हम कल डिस्कस कर लेंगे। कल हम वर्क, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ, ये सब स्टडी करें। और हमारे सारे बेसिक थर्मोडायनेमिक्स से पूरे हो चुके हैं। थोड़ा बुक का मैं अनाउंसमेंट अभी ना अभी कर नहीं पा रहा हूँ, मैं देखूंगा, मैं ला दूंगा बुक के बारे में कल। और आपने इसको थर्मो की बुक हो तो आपके पास घर पे कोई बुक रखी हो, आप उसके डाउट लेना, एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं आप, सीआरटी को क्यों पढ़ रहे हैं, ये तो हम भी है। तो डजंट मैटर, एमटीजी वाली बुक फॉलो करिए, इसके डाउट लेकर आइए। मैं कल अगर आपके पास बुक नहीं है तो बुक अनाउंस करूंगा, उसे खरीद लीजिएगा आप, ठीक है। थोड़ा सा भी बता देंगे, इसको जाके अच्छे से रीड करें, सब पढ़ें, चीजों को मेमोराइज करें बिल्कुल। दिमाग में सब बातें बैठी हुई हो कि पाथ फंक्शन कौन है, स्टेट फंक्शन कौन है, एक्सटेंसिव कौन है, इंटेंसिव कौन है। तो मैं रीडिंग करें कि डॉक्टर बनाना डू और डाई सिचुएशन होती है, इतना आसान नहीं है। आप सोचे ना कि बस छोटा सा बस डॉक्टर कहने का बस वर्ड बोल दिया और आप हो गए, मेहनत करनी पड़ी, हार्ड वर्क करने की जरूरत है, वो डेडिकेशन होना चाहिए पूरा। अब थर्मो के हमारे बेसिक हो गए ना, अब चैप्टर को आराम से फ्लो देंगे।
कल मैं आपको वर्क निकालना सिखाऊंगा, इंटरनल एनर्जी की बात करेंगे, फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, न्यूमेरिकल्स भी कराएंगे एंड टू एंड। लेकिन ये बेसिक्स बहुत जरूरी थे। ठीक है स्टूडेंट्स, उससे तो इतना आपको क्लियर हो गया? उसका